नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कल मैंने आप लोगों को संविधान संशोधन चैप्टर से कुछ वीडियो भेजा था और मैं जानता हूं कि संविधान संशोधन चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और आगे का भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें से आपको जितने भी गवर्नर जनरल हैं उससे संबंधित जो कामकाज है उससे आपको क्वेश्चन आते हैं, उसको अगर आप कर लेते हैं कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। और ये सीज़न है अभी आप लोगों के लिए एक जगह पर बैठने का, आपस में डिस्कशन करने का, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या, तो टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज़ दीजिए और ग्रुप में उसका डिस्कशन कीजिए, उससे आपका बहुत सारा फ़ायदा होगा। बिना टेस्ट सीरीज़ का और ग्रुप डिस्कशन का कोई उपाय भी आपके लिए नहीं है। इसलिए आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए, मेरे पास ज्वाइन कीजिए या कहीं भी कीजिए, मैं खुद से क्वेश्चन बनाता हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे सेट से मैं जो 30 सेट बनाने जा रहा हूँ, इस 30 सेट से आपके 110 प्लस क्वेश्चन रहेंगे मैथ को छोड़कर। एनीवे, देखिए पहला संविधान संशोधन हमने देखा और नेक्स्ट संविधान संशोधन देखिए। नेक्स्ट संविधान संशोधन आपको 13वां देखना पड़ेगा, क्योंकि 13वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा 16वें राज्य का गठन हुआ था। नागालैंड के रूप में 16वें राज्य का गठन हुआ है। आप जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय राज्यों की संख्या कितनी थी? जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय राज्यों की संख्या मेरे पास 13 थी, ठीक है। और पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के जस्ट पहले 14वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का और 15वें राज्य के रूप में किसका, गुजरात का गठन हो गया, और 16वें राज्य के रूप में नागालैंड का गठन हो गया। इसलिए यहाँ संविधान संशोधन सहित आपको याद रखना है कि 16वें राज्य के रूप में 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा एक राज्य का गठन पूर्वोत्तर से हुआ जिसका नाम था नागालैंड। ओके, नेक्स्ट देखिए 14वां संविधान संशोधन को याद रखिएगा। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के स्थानों की संख्या 20 से बढ़कर 25 कर दी गई। वर्तमान में इतनी संख्या नहीं है। आप जानते हैं कि 530 सदस्यों का चुनाव राज्यों से होता है और 13 का केंद्र शासित प्रदेशों से होता है। ओके, इसको याद रखेंगे। अब आ जाइए आप लोग 21वां संविधान संशोधन को देखिए। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। सिंधी भाषा को इसके अंतर्गत क्या किया गया कि 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। इसलिए 14 मेरे पास था, पहले से ऑलरेडी था, 15वां के रूप में इसको शामिल कर लिया गया। और वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि 22 भाषा इसमें है। आप चले आइए 38वां पर चले आइए, जो प्रमुख संविधान संशोधन है, ठीक है। इसके पहले एक झलक इसको भी देख लीजिए। 31वां संविधान संशोधन 1973, इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। मैं आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में जब संविधान मेरा लागू हुआ उस समय लोकसभा में सदस्यों की संख्या मेरी कितनी थी, तो सदस्यों की संख्या 500 ही थी, ठीक है। उसके बाद फिर 525 किया गया, फिर 545 किया गया। तो 545 की संविधान संशोधन से किया गया। 31वां संविधान संशोधन से लोकसभा सदस्यों की संख्या 552 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। आप चले आइए 38वें संविधान संशोधन पर। एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैरवाद योग्य घोषित, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैरवादी घोषित कर दिया गया, क्योंकि इस समय देख रहे समय कौन सा है, 1975 का। इंदिरा गांधी काफ़ी संकट में है और इस समय राष्ट्रपति शासन लागू करने की यानी 352 लागू करने की सिफारिश चल रही है, कवायद चल रही है। इसलिए कह दिया गया कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैरवाद योग्य होगी, यानी आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात क्या कि राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेश
गैरवाद योग्य घोषित किया गया है। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न घोषणाएं करने की शक्ति प्रदान की गई है और न्यायपालिका की शक्ति को काट दिया गया। ठीक है, न्यायपालिका की शक्ति को काटने का ही यह काम किया गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी जानती थी कि न्यायपालिका इसकी समीक्षा करेगी और समीक्षा करने के बाद राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया है उस पर कहीं न कहीं कैंची चल जाएगी। इसलिए राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैरवादी घोषित किया गया। राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। आप जानते हैं कि अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है कौन से अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति द्वारा, सीधा सीधा याद रखना, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है 1, 2, 3 के तहत। ठीक है, राज्यपाल का अध्यादेश जो होगा सिर्फ कुछ नहीं करना, इसको 2 को आगे बढ़ा दीजिए, ये हो गया। आज के डेट में राष्ट्रपति और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत वह आता है। ओके, इसको देखिए। अब चले आइए 42वां संविधान संशोधन को। और 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि आप जानते हैं कि यह प्रमुख संविधान संशोधन है, इसको लघु संविधान के रूप में भी माना जाता है। यह संशोधन अब तक पारित सभी संशोधनों में बड़ा है, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। यह अलग बात है कि संविधान में पहले से ही समाजवाद भी है, अखंडता भी है और धर्मनिरपेक्षता भी है, क्योंकि मूल अधिकार में धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, समाजवाद मेरे यहाँ शुरू से ही है। 1934 में ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हो चुका था, इसलिए समाजवाद तो है ही। फिर भी इसको संविधान की प्रस्तावना में क्यों जोड़ा गया, यह एक विवाद का विषय है। यह लंबा विवाद चलता है, 3-4 क्लास का इस पर डिस्कशन होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेन का भी है और इंटरव्यू का भी है। मेन में भी आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एनीवे, फिर हम लोग देखेंगे जब आप लोग का मेन का समय होगा, उस समय हम वीडियो बनाकर जो प्रमुख टॉपिक है उस पर हम देंगे, ताकि आपका विवाद इतना मजबूत हो कि आप इंटरव्यू बोर्ड में उसको फेस कर सकें। ठीक है, इसमें ये दिया गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 4 को जोड़ा गया, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 को जोड़ा गया, तथा अनुच्छेद 51 को जोड़कर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। ठीक है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के साथ ही, यानी भाग 4 को में इसको जोड़ा गया और भाग 4 को में जोड़कर 10 मूल कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया, जिसकी संख्या अभी 11 हो गई है, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें देखते हैं कि शिक्षा को मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया गया। 3 नए नीति निर्देशक तत्व इस समय शामिल किए गए। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए फिर से एक बार बाध्य कर दिया गया। ठीक है, यानी जो भी सलाह दिया जाएगा राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, वह लौटा नहीं सकते हैं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की इज्जत बचा ली गई और कहा गया कि नहीं, आप वृद्ध व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, आप एक बार इनकार कर सकते हैं और आप लौटा दीजिएगा, फिर हम लोग उसको क्या करेंगे कि पारित कर देंगे। अगर वैसा ही पारित कर दिए जैसा कि हमने पहले आपके पास भेजा था, तो साइन करना पड़ेगा आपको। इसलिए एक बार राष्ट्रपति को लौटाने का अधिकार दिया गया, जो कि आज यह अधिकार आपके पास है। ओके, 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी अब इसको रख दिया गया, किस में रख दिया गया? अब रख दिया गया है अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। यानी अब आप बीपीएससी से जो अधिकारी बनेंगे और दोनों हाथों से जो लूटने का काम करेंगे और उसमें जो संपत्ति आप बनाएंगे, ठीक है, उसको रख दिया 300 क में। यानी अब लीगल राइट में आ गए आप। अगर टैक्स देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को आपातकाल में स्थगित या सीमित नहीं किया जाएगा। यानी कौन कौन सा? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इस दोनों को कभी भी सीमित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 352 में संशोधन कर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया, क्योंकि पहले जो आपातकाल लागू हुई थी उसमें था कि आंतरिक उपद्रव के आधार पर, लेकिन इसको कर दिया गया कि नहीं, अब सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही
आप आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। निवारक नज़रबंदी कानून में संशोधन किया गया। तो निवारक नज़रबंदी कानून किससे संबंधित है, कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 22 से, जिसमें आज के डेट में देखते हैं कि अगर आपके ऊपर शक होता है या पुलिस को लगता है तो इसमें 3 महीने की नज़रबंदी आपके लिए की जा सकती है। 3 महीने के बाद फिर कोर्ट समीक्षा करेगी कि क्या करना है। संसद और विधान मंडलों द्वारा किए गए संशोधनों को न्यायालयों में चुनौती दी जा सकेगी। इसलिए आप कोई भी संशोधन कर लीजिए। इवन कि अभी देखते हैं कि जो संशोधन किया गया NJAC, इसको देखिए कोर्ट ने सीधे खारिज कर दिया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं अपनाऊंगा। जो प्रक्रिया चल रही है वह प्रक्रिया चलेगी। और इसी को कहते हैं क्या, जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता, न्याय क्यों इतना सक्रिय हो गया? क्योंकि आपने कुछ न कुछ गलती किया। तो पार्लियामेंट जो गलती की उसके चलते इधर से शक्ति बढ़ा दिया। जिस तरह देखते हैं कि बीजेपी जीतती नहीं है, कांग्रेस जिताती है। कांग्रेस की कमियां बीजेपी को जिताती है, ठीक है। तो उसी तरह जो न्यायपालिका इतना सक्रिय एक्टिव हो गया कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को सीधे सीधे वह चुनौती दे देती है, खारिज कर देती है। तो यह यहीं से लिया गया। इसलिए संसद और विधान मंडलों द्वारा किए गए संशोधनों को न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। ओके, थैंक यू। मैं जो वीडियो भेज रहा हूँ उसे आप बार बार देखेंगे। इससे निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन रहेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप वीडियो को देखिए, उसको लाइक कीजिए और क्वेश्चन का आंसर बनाइए, ठीक है। एंजॉय कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।